हेलो एवरीवन। आप सबका मेरे कॉमर्स कॉर्नर चैनल पे स्वागत है। ये हमारा अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी का सेकंड लेक्चर है। इसके पहले के लेक्चर में हमने कुछ अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजीज़ मतलब कुछ बेसिक टर्म्स को डिस्कस किया था, जिसमें आपकी मेन टर्म्स थी कैपिटल, ड्राइंग्स। उसके अलावा हमने एसेट को डिस्कस किया था, डेटर्स क्या होते हैं, क्रेडिटर्स क्या होते हैं। ये सारा कुछ हम इसके पहले वाले पार्ट नंबर 1 ऑफ अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में डिस्कस कर चुके हैं। आज उसका ही हम सेकंड पार्ट कवर करेंगे, जिसमें हम कुछ टर्म्स लाइक प्रोप्राइटर, लाइबिलिटी, एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, इनकम, प्रॉफिट, गेन, ये कुछ टर्म्स हैं जिसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली आज की हमारी टर्म्स है क्या? प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर को अंडरस्टैंड करने के लिए इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। प्रोप्राइटर इज़ द ओनर ऑफ द बिजनेस। मतलब यहाँ पे जब आप प्रोप्राइटर की डेफिनेशन समझो तो इसको अपने माइंड में रिप्लेस कर लो किसके साथ? ओनर ऑफ द बिजनेस के साथ। मतलब ऐसा पर्सन जो बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है, जिसने बिजनेस को शुरू किया है, उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं? प्रोप्राइटर बोलते हैं। मतलब अपनी नॉर्मल के मतलब डे टू डे लैंग्वेज में हम जिसको ओनर बोलते हैं ना बिजनेस का, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में उसको हम क्या कंसिडर करते हैं? प्रोप्राइटर, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं? बिजनेसमैन। ये तीनों सेम वर्ड्स हैं। ओनर ऑफ द बिजनेस को ही हम क्या बोलते हैं? प्रोप्राइटर बोलते हैं, या फिर इसको आप बिजनेसमैन भी बोल सकते हो। अच्छा, तो ये प्रोप्राइटर जो है इसका क्या काम है बिजनेस में? तो सबसे पहला काम इसने इसने क्या करना है? बिजनेस को स्टार्ट करना है। अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो दैट मीन्स इसको पैसा लगाना पड़ेगा उसमें। तो प्रोप्राइटर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उसके अलावा उसमें पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, और इसके अलावा बिजनेस के रिलेटेड जो भी डिसीजंस है वो सारे के सारे डिसीजंस को लेने के लिए भी प्रोप्राइटर ही रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद अगर बिज़नेस का ओनर यानी कि प्रोप्राइटर अगर इतना सारा कुछ कर रहा है, बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है, पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, सारे डिसीजंस ले रहा है, तो अगर उसका बिज़नेस चलने पे कोई प्रॉफिट अगर जनरेट होता है तो वो प्रॉफिट भी सारा का सारा किसके पास जाएगा? इस प्रोप्राइटर के पास जाएगा। अगर बिज़नेस लॉस में जाता है तो सारा का सारा लॉस भी किसको बेयर करना पड़ेगा? सारा लॉस किसे उठाना पड़ेगा? इस प्रोप्राइटर को ही उठाना पड़ेगा। ठीक है। हम यहाँ पे एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि एक पर्सन है, ये वाला मिस्टर ए, उसने एक ट्यूशन सेंटर स्टार्ट करने का सोचा है। तो जिस पर्सन के पास ये आइडिया आया कि मैंने बिज़नेस स्टार्ट करना है एंड इसने एक्चुअल में बिज़नेस को स्टार्ट किया, इस पर्सन ने इस ट्यूशन सेंटर खोलने के लिए सारा पैसा लगाया, ठीक है, इसके रिगार्डिंग सारे डिसीजंस लिए, तो इस पर्सन को हम क्या कंसिडर करेंगे यहाँ पे? प्रोप्राइटर। अगर ट्यूशन सेंटर से प्रॉफिट हुआ तो वो भी किसका होगा? प्रोप्राइटर का। अगर ट्यूशन सेंटर से लॉस हो गया तो वो भी किसको जाएगा? सारा का सारा लॉस इस प्रोप्राइटर को ही जाएगा। दैट मीन्स प्रोप्राइटर कुछ नहीं, मतलब सिंपल वर्ड्स में जिसको हम ओनर ऑफ द बिजनेस बोलते हैं, अकाउंट्स में उसको एक नया नाम दे दिया, क्या? प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस। ओके, यहाँ तक क्लियर हो तो हम नेक्स्ट टर्म पे मूव करते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारी आज की है कौन सी? लाइबिलिटी। हम इस लाइबिलिटी को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लाइबिलिटी क्या है यहाँ पे आपका? ऐसा मान के चलो कि जो बिज़नेस चल रहा है, जो बिज़नेस है, अपनी डे टू डे लाइफ में जब वो अपने बिज़नेस के ट्रांजेक्शन्स को करता है, तो उसके चलते अगर कभी बिज़नेस के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है किसी दूसरे पर्सन को कुछ पैसा पे करने की, तो जिस पर्सन को उसने पैसा पे करना है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, उसे हम क्या क्या बोलते हैं? क्रेडिटर टर्म यूज़ करते थे हम उसके लिए। आज जो आपके पास टर्म है वो क्या है? लाइबिलिटी। मतलब जो जो बिज़नेस के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है पे बैक करने की दूसरी पार्टी को, वो जो पे बैक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको हम अकाउंटिंग टर्म्स में क्या बोलते हैं? लाइबिलिटी बोलते हैं। अगर बिज़नेस ने बैंक से लोन लिया तो उसको क्या पे बैक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जो उसने बैंक से लोन लिया, तो वो बैंक लोन क्या है? उसकी लाइबिलिटी है। अगर बिज़नेस ने अपने बिज़नेस को रन करने अगर बिज़नेसमैन ने अपने बिज़नेस को रन करने के लिए कोई शॉप जो है वो रेंट के ऊपर ली, तो वो जो रेंट हर मंथ वो पे कर रहा है, रेंट का जो खर्चा है वो भी उसके ऊपर क्या है? एक तरीके की लाइबिलिटी है। रेंट के खर्चे को पे करना वो उसकी लाइबिलिटी है। इसके अलावा मानो उसने क्या किया, किसी पर्सन से सामान उधार के ऊपर ले लिया, मतलब उसने अपने गोडाउन में स्टॉक को फुलफ़िल करना था, तो उसने उस स्टॉक को किसी दूसरी पार्टी से उधार पे परचेज़ कर लिया। तो जिस बंदे से हमने उधार पे सामान लिया उसको पैसे तो देने हैं ना, तो दैट मीन्स फिर से रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई बिज़नेस के ऊपर पैसा पे बैक करने की, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लाइबिलिटी। मतलब इन शॉर्ट, जब जब भी बिज़नेस के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी किसी दूसरी पार्टी को पैसा पे बैक करने की, तो उस पैसे को पे बैक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे लाइबिलिटी बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे
लाइबिलिटीज़ जो है वो बिज़नेस में क्या रिप्रेजेंट करती हैं, ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन को हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही कंसीडर करते हैं। एंड जब जब बिज़नेस डेट लेगा, मतलब कर्जा, जब जब बिज़नेस किसी भी दूसरी पार्टी से लोन लेगा, चाहे अपने फ्रेंड से, चाहे अपने बैंक से, जहाँ से भी बैंक लोन उठाएगा, तो बैंक जहाँ से भी बिज़नेस लोन उठाएगा तो उसको उस लोन को पे बैक करना पड़ेगा फ्यूचर में जाके। अब जब हम लाइबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं, इन शॉर्ट लाइबिलिटी क्या था, सिंपली रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस के ऊपर किसी खर्चे को पे करने की। ओके, अब जो लाइबिलिटी है वो बिजनेस में दो तरह की है, एक है आपकी करंट लाइबिलिटी, एक है आपकी कौन सी, नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी की बात करें तो जो भी बिजनेस के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है पे बैक करने की, कब तक, 12 महीने के अंदर अंदर, मतलब बिजनेस के सिर के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने उस अमाउंट को 12 महीने के अंदर अंदर पे करना है। जैसे यहाँ पे इसका पहले एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मिस्टर ए जो था ना, उसने एक अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट किया, मिस्टर ए ने। इसका ये बिजनेस था एंड ये मान लेते हैं इसका कपड़े का बिजनेस है, क्लोथ का बिजनेस है इस बंदे का। एंड इसने अपने क्लोथ के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो इसको रॉ मटेरियल चाहिए था ना, वो इसने किसी दूसरे बंदे से, मतलब मिस्टर बी था एक, इसने इस मिस्टर बी से सामान उधार के ऊपर परचेज़ किया। अब जब सामान उधार पे परचेज़ कर लिया, अपने गोडाउन में सारा सामान तो भर लिया। अब जो सामान उधार पे लिया था, क्या उसका पैसा रिटर्न नहीं करना है? करना है। तो जो हमने पैसा पे बैक करना है, वो भी बिज़नेस के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उस पैसे को पे बैक करने की टाइम लिमिट होती है यहाँ पे कितनी, 12 महीने। मतलब हम जब किसी दूसरी पार्टी से रॉ मटेरियल परचेज़ करते हैं क्रेडिट के ऊपर, तो बिज़नेस के ऊपर जिम्मेदारी है कि उसने उस पैसे को 12 महीने के अंदर अंदर पे बैक करना है। तो ऐसी कोई भी लाइबिलिटी जिसका अमाउंट 12 महीने के अंदर पे करना है, वो करंट लाइबिलिटी है। लेकिन दूसरी तरफ है आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी। कोई ऐसी भी लाइबिलिटी बिजनेस के ऊपर हो सकती है जिसको हम 12 महीने के अंदर अंदर पे नहीं कर सकते। जैसे कि बैंक लोन। बैंक लोन मतलब मैंने बैंक से लोन लिया एंड वो लोन का अमाउंट है फॉर एग्जाम्पल 5 लाख। अपने बिज़नेस को रन करने के लिए बिज़नेस ने 5 लाख का लोन लिया। अब ये सारा का सारा 5 लाख का लोन बिज़नेस 1 ईयर के अंदर, मतलब 12 महीने के अंदर, वो उसको पे बैक नहीं कर सकता। इस अमाउंट को पे बैक करने के लिए उसे मतलब कम से कम 2 साल, 3 साल, 4 साल लगेंगे इस अमाउंट को पे बैक करने के लिए। तो जो भी अमाउंट बिज़नेस पे करता है या फिर पे करेगा 1 साल से ज़्यादा के लिए, तो वो कौन सी लाइबिलिटी है उसकी, करंट लाइबिलिटी। मतलब इस सारे का जो की पॉइंट्स थे वो क्या थे, लाइबिलिटी सिंपली क्या है, बिजनेस के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी अमाउंट पे करने की। अगर तो वो अमाउंट उसे 12 महीने के अंदर पे करना है तो वो है उसकी करंट लाइबिलिटी। अगर तो वो अमाउंट इसे 12 महीने के बाद भी पे करना है, मतलब वो अमाउंट उसे 1 ईयर के अंदर अंदर पे करना है, तो वो उसकी कौन सी लाइबिलिटी है, नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी में आपको एग्जांपल याद रखना है क्रेडिटर्स का, मतलब यहाँ पे रॉ मटेरियल के सप्लायर की बात कर रहे हैं। जो हमने रॉ मटेरियल परचेज़ किया सप्लायर से, उस सप्लायर को मुझे 12 महीने के अंदर अंदर पैसा पे बैक करना है। तो अगर 12 महीने के अंदर पे बैक करना है तो वो करंट लाइबिलिटी है। उसके बाद इसके अंदर एग्जांपल आती है किसकी, शॉर्ट टर्म लोन की। शॉर्ट टर्म लोन मतलब अब मैंने लोन तो लिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने 5-10 साल का लोन लिया, मैंने सिर्फ और सिर्फ 1 साल का लोन लिया, या फिर मैंने 6 मंथ्स का लोन लिया। तो ये वाली टाइम लिमिट आपकी 12 महीने के अंदर कवर हो रही है, हाँ हो रही है। तो ये कौन सी लाइबिलिटी आपकी, करंट लाइबिलिटी। लेकिन अगर यही वाला शॉर्ट टर्म लोन आपका शॉर्ट टर्म ना हो के लॉन्ग टर्म होता, मतलब ये 1 साल से ज़्यादा के लिए आपने लोन लिया है, तो वो आपकी कौन सी लाइबिलिटी है फिर, नॉन करंट लाइबिलिटी। इसको हम लॉन्ग टर्म लोन्स भी बोल सकते हैं। ये आपको लाइबिलिटीज़ के अंदर सारा का सारा कवर करना था। अब एक बार हम जो हमने आज जो भी टॉपिक्स देखे हैं वो एक बार देखो। प्रोप्राइटर क्या था, सिंपली ओनर ऑफ द बिजनेस, जिसके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस को स्टार्ट करने की, बिजनेस को रन करने की, प्रॉफिट भी उसका, लॉस भी उसका। लाइबिलिटी सिंपली जो भी बिजनेस ने पैसा पे करना है दूसरी पार्टीज़ को, जो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है पैसे को पे करने की। अगर तो पैसा 12 महीने के अंदर पे करना है तो वो क्या है उसकी करंट लाइबिलिटी। अगर तो पैसा 12 महीने से ज़्यादा के लिए पे करना है तो वो है उसकी नॉन करंट लाइबिलिटी। अब आगे चलते हैं। अब है नेक्स्ट आपका नेक्स्ट टर्म है एक्सपेंसेस का। एक्सपेंसेस को डिस्कस करते टाइम सबसे पहले देखो एक्सपेंसेस क्या है, बेसिकली यहाँ पे कॉस्ट जो बिजनेस इनकर करता है, मतलब कोई भी पैसा, कोई भी खर्चा जो बिजनेस कर रहा है एंड उस खर्चे का बेनिफिट वो सिर्फ 1 साल के, मतलब मैक्सिमम 1 ईयर के लिए इंजॉय कर सकता है। मतलब ऐसा समझो कि मैंने क्या किया, मेरे पास जो बिज़नेस के लिए मैं लैंड यूज़ कर रही हूँ ना, उसका मैं रेंट पे कर रही हूँ। क्या पे कर रही हूँ मैं, उसका रेंट पे कर रही हूँ।
अब मुझे बताओ, अगर मैंने रेंट जो है वो मैंने 1 मंथ का पे किया रेंट, तो मैं लैंड कब तक यूज़ कर सकती हूँ? जो मैंने लैंड रेंट पे लिया वो भी कितने टाइम के लिए यूज़ होगी? सिर्फ़ और सिर्फ 1 मंथ के लिए। अगर मैंने लैंड जो है उसका रेंट मैंने 3 महीने का पे किया, तो वो लैंड को मैं कब तक यूज़ कर सकती हूँ? वो लैंड मुझे कब तक बेनिफिट प्रोवाइड करेगी? 3 महीने तक। मतलब इन शॉर्ट, ऐसा कोई भी खर्चा जो बिज़नेस कर तो रहा है, लेकिन उसका बेनिफिट उसे तब तक ही मिलेगा जब तक वो खर्चा करता रहेगा। जैसे ही रेंट देना मैं बंद करूँगी, वैसे ही मैं उस लैंड को यूज़ करना भी बंद कर दूँगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आप रेंट पे नहीं कर रहे एंड आप लैंड को यूज़ कर पा रहे हो, या फिर ऐसा बोलें कि रेंट 3 महीने का पे किया, रेंट 1 महीने का पे किया एंड साल में उसे एंड यूज़ में उसे बहुत सारे ईयर्स तक कर रही हूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब एक्सपेंसेस में आपका मेन पॉइंट क्या है? एक्सपेंसेस में जब भी आप खर्चा करते हो, तो जितने टाइम का आपने खर्चा किया, अगर आपने खर्चा 2 महीने का किया है तो बेनिफिट भी 2 महीने, खर्चा 3 महीने का किया है तो आपको बेनिफिट भी 3 महीने। एम्प्लॉइज़ को सैलरी अगर 1 महीने की दोगे तो काम भी वो 1 महीने का ही करेंगे। अगर 6 महीने की सैलरी दोगे, 6 महीने तक सैलरी देते रहोगे तो वो 6 महीने काम करेंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपके एम्प्लॉइज़ आप उनको 1 महीने की सैलरी दो एंड वो बोलेंगे कि हम आपके लिए 5-10 साल काम करेंगे। आपको कोई ज़रूरत नहीं है बार-बार सैलरी देने की, ऐसा होता है? नहीं। मतलब यहाँ पे एक्सपेंसेस का मेन मतलब यहाँ पे मतलब क्या है कि जब-जब हम खर्चा करेंगे तब तक हमें बेनिफिट एन्जॉय होगा। जैसे ही हमने उस पे पैसा खर्चना बंद किया, वैसे ही हमें उसका बेनिफिट मिलना भी बंद। सैलरीज़ भी इसका एग्ज़ाम्पल है। जब तक एम्प्लॉइज़ को सैलरी देते रहोगे तब तक आपको वो बेनिफिट प्रोवाइड करते रहेंगे एंड अकाउंट्स में हम इसको बेसिकली 1 ईयर का टाइम लेके चलते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग पीरियड हम 1 ईयर का लेके चलते हैं। इसको भी हमने आगे डिस्कस करना है अकाउंटिंग पीरियड को। रेंट भी सेम ऐसे ही एग्ज़ाम्पल है, जब तक आप रेंट पे करते जाओगे तब तक आप उस शॉप को या फिर उस लैंड को यूज़ करते रहोगे। रेंट देना बंद तो शॉप को यूज़ करना भी बंद, सैलरीज़ देना बंद तो एम्प्लॉइज़ का काम करना भी बंद। आई होप एक्सपेंसेस का आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा। बिज़नेस में जो आपके एक्सपेंसेस है ना वो 2 तरह के हैं। एक होते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड दूसरे कौन से आपके पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सबसे पहले हम प्रीपेड एक्सपेंसेस की बात करते हैं। पेड मतलब हमने खर्चा किया, प्री मतलब पहले से, मतलब इन शॉर्ट क्या है कि मैंने एडवांस में ही मैंने कोई खर्चा पे कर दिया। जैसे मैंने जो शॉप परचेज़ की या फिर मैंने कोई लैंड जो परचेज़ की है ना, परचेज़ नहीं बोल सकते हम, मैंने जो लैंड रेंट पे लिया या फिर मैंने कोई जो शॉप है उसको यूज़ करने के लिए रेंट के ऊपर लिया। आज जो मंथ है ना वो चल रहा है आपका कौन-सा? अप्रैल का मंथ है। एंड अगर इसी महीने अप्रैल के महीने में मैं उस शॉप के मालिक को मई का रेंट भी पे कर दूँ, मई के रेंट के अलावा मैं उसे मई के बाद क्या है जून का रेंट भी पे कर दूँ एंड जून के बाद क्या है जुलाई। मतलब अगर मैं मार्च के महीने में जो उस शॉप का मालिक है उसको आने वाले मंथ्स का भी क्या पे कर रही हूँ, रेंट पे कर रही हूँ, तो मतलब आज के टाइम पे अगले वाले टाइम की मैं पेमेंट्स कर रही हूँ। पैसा मैं एडवांस में पे कर रही हूँ, खर्चा मैं एडवांस में इनकर कर रही हूँ। तो ऐसे खर्चों को हम क्या बोलेंगे? प्रीपेड एक्सपेंसेस, पेड इन एडवांस। जब आप किसी भी खर्चे को पहले से ही मतलब पे कर देते हो, आने वाले टाइम मतलब आने वाले मंथ, अभी मई का महीना शुरू नहीं हुआ, जून का महीना शुरू नहीं हुआ, जुलाई का महीना शुरू नहीं हुआ, अप्रैल का मंथ चल रहा है एंड आपने सोचा अप्रैल के महीने में ही मैं आने वाले 3 महीने का पैसा भी साथ में ही रेंट का पे कर देता हूँ। मतलब इन शॉर्ट क्या है, अभी पेमेंट करो एंड बेनिफिट आपको कब मिलेगा? बाद में। एंड इसकी एग्जांपल थी कि जो अब आप आज के मंथ में अगले महीने का भी रेंट पे कर दो या फिर आप अपने एम्प्लॉयज़ को इस महीने की सैलरी के साथ साथ अगले महीनों की सैलरीज भी पे कर दो, तो वो आपका कौन सा खर्चा बन जाएगा? प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड सिंपल है बिल्कुल। प्रीपेड में आप आने वाले मंथ्स का भी खर्चा अभी पे कर देते हो। आपने पेमेंट अभी कर दिया लेकिन बेनिफिट आपको आने वाले मंथ्स में ही मिलेगा। लेकिन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में बिल्कुल इसका उल्टा है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का क्या मतलब है? इसमें पहले तो आप ये ड्यू का कॉन्सेप्ट जो है ना उसको डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे स्कूल्स में होता था कि आपको हर मंथ की जो फ़ीस है ना वो 10 तारीख तक पे करनी है। अप्रैल के मंथ की फ़ीस आपको 10 अप्रैल तक पे करनी है। ये जो हम 10 अप्रैल का टाइम डिसाइड कर रहे हैं ना, ये इस फ़ीस को पे करने की ड्यू डेट है। मतलब आपको इस दिन तक तो फ़ीस पे करनी पड़ेगी। अगर आपने इस दिन तक पे नहीं किया तो उस
उसके बाद भी अगर आप पैसा नहीं पे करते तो वो आपके एक्सपेंसेस क्या बन जाते हैं, ड्यू बट नॉट पेड। खर्चे की आपकी आखिरी डेट तो आ गई थी लेकिन आपने अभी तक उस खर्चे को पे नहीं किया। ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का दूसरा नाम है, ड्यू बट नॉट पेड। खर्चे की ड्यू डेट आ चुकी थी लेकिन आपने तब भी खर्चे को पे नहीं किया। ठीक है, समझ आया? मतलब ऐसा है कि मार्च के पूरा मंथ आपने अपने एम्प्लॉय से काम करा लिया लेकिन आपने उन्हें मार्च के मंथ की सैलरी पे ही नहीं की। तो जिस मंथ का आपने खर्चा नहीं ना पे किया अभी तक, एंड आपके ऊपर उस खर्चे को पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इन एक्चुअल, उस खर्चे को हम क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग क्या है, जब आपने कोई खर्चा पे करना था लेकिन आपने उस खर्चे को पे नहीं किया ड्यू डेट निकलने के बाद भी। प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग का डिफरेंस आई होप क्लियर होगा। एक बार दोबारा से, प्रीपेड एक्सपेंसेस एडवांस में पे कर देना कोई खर्चा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यहाँ पे ड्यू डेट निकल चुकी है फिर भी आप अभी तक उस खर्चे को पे नहीं कर रहे। पूरा मार्च का महीना एम्प्लॉय से काम भी करा लिया लेकिन उनको अभी तक सैलरीज पे नहीं की, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। प्रीपेड में इसी मंथ अगले महीने का खर्चा भी पे कर देना साथ में। जब आप अप्रैल के मंथ की सैलरी पे करोगे तो उनको आने वाले मंथ्स की सैलरी भी साथ ही पे कर देना। तो दैट मीन्स वो बिजनेस क्या कर रहा है, एडवांस में ही खर्चा इनकर कर रहा है एम्प्लॉयज़ की सैलरीज का। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टर्म है एक्सपेंडिचर की। एक्सपेंडिचर को डिस्कस करने से पहले हमारे पास आगे टर्म्स है रेवेन्यू, इनकम, प्रॉफिट एंड गेन। पहले इनको डिस्कस करते हैं फिर उसके बाद हम अपने ये लास्ट टॉपिक पे आएंगे एक्सपेंडिचर्स के ऊपर। अब यहाँ पे देखो, रेवेन्यू, इनकम, प्रॉफिट एंड गेन में सबसे पहला हम टर्म डिस्कस कर रहे हैं कौन सा आपके पास, रेवेन्यू का। रेवेन्यू सिंपली क्या है, यहाँ पे जो भी आपकी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी है, मेरी कपड़े की दुकान है, उस दुकान पे मैं कपड़ा बेचने का काम करती हूँ। कपड़ा बेच के मैंने जितना पैसा कमाया, उस पैसे कमाए को हम क्या बोलते हैं अकाउंट्स में, रेवेन्यू। ओके, मतलब आपकी जो कपड़े की शॉप है, आप जितनी उस पर सेल करते जाओगे, सेल करके जितना आपके पास पैसा आता जाएगा उसको हम क्या कंसिडर करते हैं, रेवेन्यू। मतलब रेवेन्यू का सबसे इम्पॉर्टेंट एंड सबसे पहला सोर्स हमेशा क्या होता है, सेल्स करना। जो जिस भी बिजनेस में हम डील कर रहे हैं उस पर जब जब आप सेल करोगे तब आपके पास क्या आएगा, पैसा आएगा, एंड उस पैसे को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, रेवेन्यू बोलते हैं। इसके अलावा ना, ये तो हो गया आपका मेन सोर्स। इसके अलावा जब आप ये ना, आपकी दो कैटेगरीज और हैं, इसको हम अदर रेवेन्यू बोलते हैं। ये आपका मेन रेवेन्यू है, फर्स्ट वाला सेल्स ऑफ गुड आपका मेन रेवेन्यू है। मेन सोर्स, कपड़ा बेचना मेरा मेन काम है, मेरी कपड़े की दुकान है, जब जब कपड़ा बेचूंगी तब तक मेरे पास पैसा आएगा। ये आपका सेल्स ऑफ गुड आपका मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। लेकिन क्या बिजनेस सिर्फ इससे ही अर्न करता है, नहीं। अगर मेरी जो कपड़े की दुकान थी उस पर कपड़े की दुकान पे मैंने कुछ और एक्स्ट्रा इनकम्स अर्न की किसी भी तरीके से, तो वो भी आपका किसका सोर्स होता है, रेवेन्यू का। यहाँ पे आपको एग्जांपल गिवन है कमीशन अर्न की, मैंने ये कमीशन अर्न की, या फिर मैंने इंटरेस्ट रिसीव किया, या फिर मैंने रेंट रिसीव किया। ये सारी की सारी एग्जांपल्स भी आपकी किस में कंसिडर होती हैं, रेवेन्यू के पार्ट में कंसिडर करते हैं। रेवेन्यू में आपका एक मेन चीज़ है यहाँ पे बिल्कुल सबसे इम्पॉर्टेंट, कि रेवेन्यू आप जब भी कैलकुलेट करते हो तो उसमें से आप अपने एक्सपेंसेस को माइनस नहीं करते। रेवेन्यू इन टोटल फिगर है जो आपने कमाया। जैसे आपकी शॉप पे आपने अगर 50,000 का गुड्स को सेल किया तो 50,000 आपका रेवेन्यू, आप इसमें से कुछ भी माइनस नहीं करोगे। सिंपली आपने जब जब स्टॉक बेचा, स्टॉक बेच के आपकी जेब में जितना पैसा आया वो आपका रेवेन्यू है, आपको उसमें से कुछ भी माइनस नहीं करना। लेकिन आप जैसे ही अपने उस कमाए हुए पैसे से अपने खर्चों को माइनस करना स्टार्ट कर दोगे तो वो आपका क्या बन जाएगा, इनकम बन जाएगा। लगा पता है यहाँ पे, रेवेन्यू क्या था, टोटल पैसा जो आपने अर्न किया अपनी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से, कपड़े बेच के जितना पैसा कमाया वो रेवेन्यू। अगर आप उस रेवेन्यू में से अपने खर्चों को भी माइनस करना स्टार्ट कर दो, आप जब कपड़े बेचने का काम कर रहे हो तो आपको कपड़े खरीदने का खर्चा पड़ा, उसके अलावा आपको मान लो शॉप का रेंट पे करना पड़ा, या फिर कोई और खर्चा इनकर करना पड़ा, एम्प्लॉयज़ की सैलरीज पे करनी पड़ी। जब आप अपने उस कमाए हुए पैसे से अपने खर्चों को माइनस कर दोगे तो वो आपका क्या बन जाएगा, इनकम। रेवेन्यू टोटल फिगर है, इनकम जब आप रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस कर दो तो वो आपका क्या बन जाएगा, इनकम बन जाएगा। समझ आया ये वाला। रेवेन्यू अगर आपका 50,000 है एंड आपके खर्चे अगर 30,000 है तो आपकी इनकम कितनी होगी, फिर माइनस करके 50 माइनस 30 करके 20,000 की आपके पास इनकम आ रही है।
ठीक है? ये दोनों टर्म्स आपको अच्छी तरीके से क्लियर करनी है, ये आपके आगे के पॉइंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद है आपके पास थर्ड टर्म है हमारे पास प्रॉफिट एंड फोर्थ टर्म है हमारे पास किसकी, गेन की। एक बार इसको मैं क्लीन कर दूँ। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास इसमें किसकी, प्रॉफिट की, उसके बाद है गेन। अब जब हम प्रॉफिट को डिस्कस करते हैं ना, तो प्रॉफिट यहाँ पे सिंपली क्या है, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस। जैसे यहाँ पे लिखा है एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस का क्या मतलब है कि आपको अपनी रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस करना है। ये आपको लिखा है फॉर्मूला यहाँ पे, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। लेकिन क्या हमने सेम ही फॉर्मूला ऊपर नहीं किया था? इनकम का फॉर्मूला भी सेम था, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, और प्रॉफिट का फॉर्मूला भी यहाँ पे सेम ही दे रखा है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। लेकिन यहाँ पे फ़र्क पता क्या है, जब हम प्रॉफिट की कैलकुलेट करते हैं ना, तब आप रेवेन्यू में सिर्फ और सिर्फ अपना सेल का पैसा लेते हो। रेवेन्यू में तब आप सिर्फ और सिर्फ क्या लोगे, सेल का पैसा। अगर आपने कोई कमीशन रिसीव की, कोई रेंट रिसीव किया, कोई इंटरेस्ट रिसीव किया, कोई और तरीके से भी आपकी जेब में अगर पैसा आ रहा है, तो आप उस पैसे को तब रेवेन्यू में इंक्लूड नहीं करोगे। लेकिन जब आप इनकम कैलकुलेट करते हो ना, तब आप अपनी सारी की सारी रेवेन्यू लेते हो, सेल भी लेते हो, एंड सेल के अलावा भी अगर आपके पास किसी तरीके से पैसा आ रहा है, रेंट की फॉर्म में आ रहा है, इंटरेस्ट की फॉर्म में आ रहा है, या फिर आपके पास कमीशन की फॉर्म में पैसा आ रहा है, तब आप सारे मतलब जितने भी सोर्सेज से पैसा आ रहा है, बस सारा पैसा प्लस कर लो एंड उसमें से एक्सपेंसेस को माइनस कर दो, वो आपका क्या निकलेगा, इनकम। लेकिन जब आप सिर्फ और सिर्फ सेल के पैसे में से अपना एक्सपेंसेस को माइनस करोगे, वो आपका क्या बनेगा, प्रॉफिट। मतलब इन शॉर्ट, जो प्रॉफिट है ना, वो सिर्फ हमारी मेन बिजनेस एक्टिविटी से जो हमने कमाया उसको शो करता है। लेकिन इनकम आपकी एक वाइडर टर्म है। इनकम में आपको जितना भी आपकी जेब में टोटल पैसा आ रहा है, चाहे वो किसी भी तरीके से आ रहा हो, वो आप टोटल पैसे में से अपने एक्सपेंसेस को माइनस करते हो। आई होप यहाँ पे डिफरेंस क्लियर होगा। मैं एक बार दोबारा से बता देती हूँ। रेवेन्यू, जो आपने टोटल पैसा कमाया। इनकम, जब अपने उस टोटल पैसे, टोटल सारे के सारे पैसे, चाहे वो सेल से है, चाहे वो किसी और तरीके से पैसा आ रहा है, जब अपने अपने टोटल पैसे में से खर्चों को माइनस कर दोगे, तो वो बन जाएगा इनकम। लेकिन जब आप प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो ना, तब आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू में अपना सेल का पैसा लेते हो, बाकी कोई किसी तरीके का पैसा नहीं कंसिडर करते। ना ही आप यहाँ पे अपना इंटरेस्ट प्लस करोगे, ना ही आप यहाँ पे अपनी किसी तरीके की कमीशन प्लस करोगे। एंड तब आप जब एक्सपेंसेस को माइनस करोगे, तो वो आपके पास क्या निकल के आएगा, प्रॉफिट का फिगर। रेवेन्यू अगर बिजनेस का 80,000 है, मतलब बिजनेस सेल करके 80,000 कमा रही है, सिर्फ सेल का पैसा है, एंड उसमें से अपना वो 50,000 का खर्चा माइनस कर रहा है, तो बिजनेस का प्रॉफिट कितना होगा, 30,000। लास्ट टर्म है हमारे पास किसकी, गेन की। जब हम गेन को डिस्कस करते हैं ना, गेन का मतलब है आपके बिजनेस में ना जो एक्टिविटी हम, मतलब जिस भी एक्टिविटी से आपको गेन होने वाला है ना, वो एक्टिविटी आप कभी कभार करते हो। अगर आपका कपड़े बेचने का बिजनेस है, तो कपड़े आप रोज़ बेचोगे, डेली का काम होगा आपका कपड़े को सेल करना। लेकिन अगर मानो आपके उस कपड़े की दुकान पे जो आपके पास कंप्यूटर पड़ा था बिलिंग वगैरह करने के लिए, अगर आपके पास वो कंप्यूटर, आप सोचो कि अब मैं इस कंप्यूटर को बेच देती हूँ एंड इसकी जगह पे मैं नया कंप्यूटर रखती हूँ, तो आपका जो कंप्यूटर बेच के अगर आपने किसी तरीके का कोई पैसा एक्स्ट्रा जनरेट कर लिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, गेन बोलते हैं। मतलब ऐसा समझो कि जो मेरी शॉप पे कंप्यूटर पड़ा था ना, मेरा कंप्यूटर का बिजनेस नहीं है, मेरा किसका बिजनेस है, कपड़े का बिजनेस है। कंप्यूटर जस्ट मेरे पास एक स्पेयर पीस पड़ा था, ऐसा कंसिडर कर लो। जो हमारे पास कंप्यूटर पड़ा था यहाँ पे, उसकी कॉस्ट जो मेरे पास थी ना, मतलब मैंने जब वो कंप्यूटर को परचेज़ किया, तो मैंने उस कंप्यूटर को परचेज़ किया था कितने में, 50,000 में। कितने अमाउंट में, 50,000 में। एंड जब मैं उसे सेल कर पा रही हूँ ना, जब मैंने उसे मार्केट में सेल किया, तो किसी कंडीशंस के चलते मैं उसे मार्केट में 60,000 का सेल कर सकती हूँ। डिफरेंस यहाँ पे समझ आ रहा है। मैंने कंप्यूटर ख़रीदा था कितने का, 50,000 का, लेकिन जब मैं उस कंप्यूटर को बेच रही हूँ, तो मैंने कितने का बेचा, 60,000 का। तो यहाँ पे जो 10,000 का एक्स्ट्रा अमाउंट आ रहा है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, गेन बोलते हैं। गेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म क्या है कि जो भी आपका गेन जिस भी एक्टिविटी से जनरेट होता है ना, वो आपकी मेन एक्टिविटी नहीं है। अगर कपड़े बेचने की दुकान थी, तो उस कपड़े की दुकान पे कपड़े बेच के जो पैसा आता है ना, उसको हम कभी भी गेन में कंसिडर नहीं करते, उसको प्रॉफिट में कंसिडर करते हैं। लेकिन जब हम गेन की बात करते हैं, तो आपकी कभी कभार होने वाली एक्टिविटी, मेरी कपड़े की दुकान पे जो कंप्यूटर था वो एक ही बार बिका है, रोज़ रोज़ मैंने उस दुकान पे कंप्यूटर नहीं बेचने हैं। दैट मीन्स साल में एक बार होने वाली जो एक्टिविटी, या कई सालों में एक बार होने वाली एक्टिविटी, इर्रेगुलर ट्रांजैक्शन से जब आप किसी तरीके से प्रॉफिट कमाते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, गेन बोलते हैं।
आपके पास कोई ओल्ड फर्नीचर था, उसको बेच के अगर आपने प्रॉफिट कमाया तो वो आपका गेन है। अगर आपके पास लैंड है, मशीनरी है, उसको सेल किया तो अगर उससे पैसा जनरेट हुआ तो वो आपका गेन है। यहाँ पे एग्जांपल है नीचे, इफ़ अ मशीन इज सोल्ड फॉर 20,000 विच वॉज रिकॉर्डेड एट 15,000। मतलब जब मैंने मशीन बेची, उसको मैंने बेचा 20,000 में, लेकिन मैंने उस मशीन को जब परचेज़ किया था तो वो 15,000 का परचेज़ किया था। तो जो डिफरेंस है इसमें वो कितने का है, 5,000 का। वो 5,000 आपका यहाँ पे क्या है, गेन है। तो जो हमने आज 4 टर्म्स और डिस्कस की, यहाँ पे था रेवेन्यू, इनकम, प्रॉफिट, गेन। अगर आपको किसी भी तरीके का कन्फ्यूज़न है तो मैं एक बार बिल्कुल समराइज़ कर रही हूँ इन सबका क्रिस्प नोट। रेवेन्यू, टोटल पैसा जो बिजनेस जनरेट कर रहा है सारी की सारी एक्टिविटीज़ से। इनकम, जब आप अपने टोटल पैसे में से अपने सारे खर्चे माइनस कर दो, टोटल पैसे में से टोटल खर्चा माइनस करके क्या आता है, इनकम आता है। ये दोनों टर्म्स टोटल पे बात करते हैं, टोटल पे। टोटल खर्चा, टोटल पैसा कमाया वो रेवेन्यू। टोटल पैसे कमाए से अपने एक्सपेंसेस को माइनस कर दो तो वो क्या बन गया आपका, इनकम। प्रॉफिट और गेन ये दोनों टर्म साथ साथ चलती हैं। जो आपने नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से कमाया, मतलब आपने सेल करके जितना पैसा जनरेट किया, उस सेल के पैसे से एक्सपेंसेस को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा प्रॉफिट। लेकिन आप अगर अपनी एक्स्ट्रा की बिजनेस एक्टिविटी, नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी नहीं, जैसे कंप्यूटर बेचना, मशीन बेचना, उसके अलावा फर्नीचर बेचना, जो मेरा बिजनेस नहीं है, मैं बस कभी कभार जस्ट मेरे पास पड़ा था पुराना तो मैंने बेच लिया, अगर उससे आपको कोई किसी तरीके का कोई बेनिफिट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, गेन बोलते हैं। ये दोनों टर्म्स साथ में चलती हैं एंड ये दोनों टर्म्स आपकी साथ में चलती हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब तक हमने जो टर्म्स डिस्कस किए हैं वो थी आपकी स्टार्टिंग से प्रोप्राइटर, उसके बाद लाइबिलिटी के दोनों टाइप्स, एक्सपेंसेस की दोनों टाइप्स। एक्सपेंडिचर हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद रेवेन्यू, इनकम, प्रॉफिट, गेन। हमने ये सारी टर्म्स को डिस्कस किया। अगर किसी भी टर्म में किसी तरीके का कोई डाउट है या फिर किसी एग्जाम्पल में दिक्कत है तो आप उसे नीचे कमेंट में लिख के बता सकते हो। एंड अगर कोई भी इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड है विद रिगार्डिंग टू दीज नोट्स और माई टीचिंग स्टाइल तो आप कमेंट में लिखें, हम उसे कंसिडर करेंगे। थैंक यू सो मच।